हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4, ट्राबल्स, डिकोज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इसके बारे में अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। जिस लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग वीडियो को ज़रूर देख लें, और उसके बाद हमारा ये सेकंड वीडियो है, इसको उसके बाद देखें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। What happens to the shifting cultivators? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ, आज हम लोग इसके साथ शुरू कर रहे हैं। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एज इट वॉज मोर ईजी टू कंट्रोल अ सेटल्ड ग्रुप। ब्रिटिश जो थे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन थे? ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर जगह पर खेती एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, उसके बाद वो उस जगह छोड़कर किसी अदर फील्ड में चले जाते हैं प्लांट आपको एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहलाते हैं। इनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय पर वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे इनको कंट्रोल करना, इनको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये एक जगह पर नहीं रुकते हैं। जबकि जो सेटल्ड ग्रुप होते हैं इनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय पर। द ब्रिटिश वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट एंड इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के लिए उस समय पर रेगुलर रेवेन्यू सोर्स बने, और इसीलिए उन्होंने उस समय पर बहुत सारे लैंड सेटलमेंट्स जो है इंट्रोड्यूस्ड किए थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट की बात की थी, रैयतवारी की बात की थी, महलवारी की बात की थी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे गवर्नमेंट की उस समय पर रेवेन्यू को इंक्रीज करने के पर्पज से। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स was not very successful in northeastern part of India as the land was not fertile enough। ये कह रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा उस समय पर जो एफर्ट किए गए थे झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने के, वो उस मामले में बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहे। ऐसा इसलिए था, खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस एरिया में, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इस एरिया में जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी। आफ्टर फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उस समय पर, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कुछ एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है अलाउ कर दिया। In most of the central parts, shifting cultivation was prohibited and lands were assigned to do the cultivation। कह रहे हैं उस समय पर अधिकतर जो सेंट्रल पार्ट्स थे वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया, और लैंड्स जो थी वो कल्टीवेशन के पर्पस के लिए वहाँ पर उस समय पर जो पिजेंट्स थे उनको जो है ग्रांट कर दी गई, अलाउ कर दी गई। जो परमानेंटली सेटल होकर रहेगा उसको वहाँ पर लैंड जो है उसमें पर असाइन की गई। तो ये सब कुछ जो था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के साथ बेसिकली हमने देखने को हमें उस समय पर मिला। अब देखिए कुछ और नया टॉपिक हमारे पास है, ये है हमारे पास है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। उस समय पर जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए वो कैसे थे और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इन ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे इनके ऊपर, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। कि जो लाइफ थी ट्राइबल ग्रुप्स की वो सीधे सीधे जंगलों के साथ जुड़ी हुई थी, फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई थी। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड देम एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जितने भी फॉरेस्ट थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और डिक्लेयर कर दिया उनको स्टेट प्रॉपर्टी, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के रूप में उनको डिक्लेयर कर दिया उस फॉरेस्ट एरियाज को। रिजर्व फॉरेस्ट वर फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, बट फॉर द पर्पज ऑफ चीप लेबर द फॉरेस्ट विलेज वर सेटल्ड विद इन द फॉरेस्ट।
कह रहे हैं उस समय पर कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया, जहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे वो थे टिम्बर की डिमांड रखते थे या टिम्बर को प्रोड्यूस करते थे। अब ऐसे फॉरेस्ट जब उन्होंने रिजर्व कर दिए तो ऐसे उनको भी दिक्कतें हो रही थी। तो इसी वजह से क्या किया ब्रिटिशर्स ने उस समय पर चीप लेबर लेने के लिए कुछ को फॉरेस्ट विलेज के रूप में ही डेवलप्ड कर दिया फॉरेस्ट को, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर ही जो है कुछ विलेज फॉरेस्ट ही डेवलप कर दिए, जिससे कि उनको वहाँ से लेबर जो है चीप रेट पर मिल सके। इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली और प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन। जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए थे, उन एरियाज में पीपल्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया फ्रीली मूवमेंट के लिए या झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस करने के लिए। दिस लॉ इम्पैक्टेड द वेरी सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल्स एज दे वर मेनली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं ये जो लॉ थे इनकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल्स के ऊपर। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप्स थे वो ज़्यादातर डिपेंड करते थे फॉरेस्ट के ऊपर और उनके प्रोडक्ट के ऊपर। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज एंड रॉज इन एन ओपन रिबेलियन। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया और ख़ासतौर पर जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ से उनके अगेंस्ट रिएक्ट किया और उसकी वजह से एक खुला रिबेल जो है शुरू हो चुका था। अब आगे हुआ क्या उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड। ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी उसमें क्या रहा उसके बारे में देख लेते हैं। ड्यूरिंग द 19th century द ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग कैश लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। 19वीं शताब्दी में देखा गया जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने ये चीज़ महसूस की या उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो ट्रेडर्स हैं जो मनी लेंडर्स हैं वो बाहर से आते हैं फॉरेस्ट में और ऑफ़र करते हैं कैश लोन उन ट्राइबल पीपल्स को और उनसे कहते हैं कि वो उनके लिए मजदूरी करें। दिस लेड द ट्रैपिंग ऑफ ट्राइबल्स इन द विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट्स एंड इंक्रीज द माइजरी ऑफ देयर लाइफ। और ये जो कैश लोन इन ट्राइबल ग्रुप्स को मिल रहे थे ये एक तरह से इनको जो है ट्रैप कर रहा था विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट में, जिससे ये आसानी से निकल नहीं पाते। इससे इनका जो लाइफ स्टाइल था या कह सकते हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो और भी ज़्यादा वर्स्ट होते चले गए, खराब होते चले गए। इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स ड्यूरिंग द 18th century। कह रहे हैं जो 18वीं शताब्दी है 18वीं शताब्दी के समय पर भारतीय जो सिल्क था भारतीय जो रेशम था उसकी यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द संथाल्स ऑफ हजारीबाग रेयर्ड कैकून्स। कह रहे हैं उस समय पर जो संथाल्स थे जो कि हजारीबाग में ही एक ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, ये लोग जो है कैकून्स जिनको हम कैकून्स बोलते हैं उनको रेयर किया करते थे। द ट्रेडर्स स्पेंड इन देयर एजेंट्स who gave loans to the tribal people and collected the cocoons। जो ट्रेडर्स थे वो स्पेंड करते थे अपने एजेंट्स के ऊपर और उनको भेजा करते थे लॉन्स देने के लिए ट्राइबल पीपल को और उनसे जो है कलेक्ट कर लिया करते थे कैकून्स वगैरह। द कोकोनट्स वर एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया टू सोल्ड एट 5 times द प्राइस। जो कोकोनट्स थे वो जो है वहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे वर्धमान को या गया को और फिर इनको लगभग 5 गुना प्राइजेस पर वहाँ पर बेचा जाता था। डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन बाय ट्राइबल्स। जो अलग अलग जनजाति समूह थे ये लोग अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे और इन सबको ट्रेडर्स के द्वारा लेसर प्राइस पर जो है टेक ओवर कर लिया जाता था और वो उसको हायर प्राइस पर अदर मार्केट्स में वो सोल्ड कर दिया करते थे। इसकी वजह से ट्राइबल्स के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट उनके प्रोडक्ट की उनको नहीं मिल पाती थी और इनके साथ जो है फिर सर्वाइवल के लिए आगे चलकर दिक्कतें होनी शुरू होने लगी थी। अब यहाँ तक तो इतना ही था। अब देखिए अगले टॉपिक हमसे बता रहे हैं द सर्च फॉर वर्क। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज एवन वर्स। कह रहे हैं ऐसे ट्राइबल्स जो वर्क की तलाश में अपने घर को छोड़ कर जाते थे
किसी अदर एरिया में, उनके लिए स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब थी। द ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क फॉर टी प्लांटेशंस एंड कॉल माइंस थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। कह रहे उस समय पर जो ट्राइबल्स थे वो बहुत बड़ी मात्रा में जाया करते थे वर्क की तलाश में, और उनको जो वर्क मिला करता था उस समय पर या तो टी प्लांटेशन में मिलता था या कॉल माइंस में मिलता था, जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है वर्क लिया करते थे, और वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे वो इनको लो वेजेस पे किया करते थे। यानी कि घर से दूर हैं, काम आसानी से मिल नहीं रहा है, और जहाँ काम मिला भी है तो वो भी टी प्लांटेशन या कॉल माइन से मिल रहा है ठेकेदारों के थ्रू, और ये ठेकेदार जो हैं इनको बहुत ही लो वेजेस पे किया करते थे। इसके साथ साथ ये ठेकेदार, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, ये इन ट्राइबल्स पीपल्स को जो है घर लौटने से एक तरह से रोक लगा दिया करते थे, इनको प्रिवेंट कर दिया करते थे उस चीज़ से। अब आगे अगर हम देखें क्लोजर लुक, एक क्लोजर लुक ले लेते हैं इनका। द ट्राइबल ग्रुप्स रिबेल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज, रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। क्या जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इन्होंने कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो है रिबेल करना शुरू किया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? चेंजेस इन द लॉ। जो लॉज में लगातार चेंज हो रहे थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो न्यू टैक्सेस उनको पे करने पड़ रहे थे, इसके साथ साथ जो उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के द्वारा, इसके अगेंस्ट जो है इन ट्राइबल्स पीपल्स ने अलग अलग जगहों पर रिबेल करना शुरू कर दिया था। कुछ अपराइजिंग ट्राइबल्स रिबेल के बारे में बता रहे हैं, कुछ अपराइजिंग ऑफ ट्राइबल्स के बारे में बताएं। देखो, कॉल अपराइजिंग 1831 टू 32, कॉल ने जो है 1831 से 1832 के बीच में किया। संथाल अपराइजिंग की बात ये 1855 के आसपास है। मुंडाज ने जो अपराइजिंग किया था वो 1895 से लेकर 1900 तक है, और बस्तर में जो अपराइजिंग हुआ था वो 1910 में हुआ था। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा की, जिन्होंने मुंडा अपराइजिंग को जो है आगे बढ़ाया था। जो मुंडास के बीच में जो रिबेल हुआ था मुंडास के थ्रू, उसके लीडर थे बिरसा मुंडा। जरा इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अ मूवमेंट बिगिन अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। एक मूवमेंट जो है जो कि एक्सप्लॉयटिव लॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे उनके अगेंस्ट जो है बिरसा मुंडा की लीडरशिप में जो है शुरू हुआ था। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर वरीड एज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट वॉज टू डेराइव आउट missionaries, money lenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head। कहने जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको चिंता थी कि जो बिरसा मूवमेंट है इसका अपना एक पॉलिटिकल एम है, ठीक है, जिसमें वो जो ब्रिटिश मिशनरीज उसमें आ रखी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज उसमें आ रखी थी, उनको वो बाहर निकालने की बात कर रहे थे बिरसा मूवमेंट के थ्रू। मनी लेंडर्स को वो अलाउ नहीं कर रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो गवर्नमेंट्स हैं इनके भी वो अगेंस्ट थे, और इसके साथ साथ वो सेटअप करना चाह रहे थे मुंडा राज जो कि बिरसा की लीडरशिप में हो। इन 1895 बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड। 1895 में बिरसा मुंडा को जो है अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश फोर्सेस के थ्रू। ही वॉज रिलीज इन 1897 और 1897 में उनको फ्री भी कर दिया गया। एंड ही टर्ड द विलेजेस टू गैदर सपोर्ट, और इन्होंने क्या किया, गांव गांव में जाना शुरू कर दिया जहां पर वो विलेजर्स से जो है सपोर्ट को गैदर कर सके। ही अर्ज्ड पीपल टू डिस्ट्रॉय रावणा, उन्होंने लोगों से जो है कहना शुरू किया कि वो जो है रावणा को डिस्ट्रॉय कर दें। रावण यहाँ पर उन्होंने डिक्कूज और यूरोपियंस को कहा है, यानी कि यहाँ पर डिक्कूज का मतलब जो है बाहरी लोग, जो इन ट्राइबल ग्रुप्स के अलावा जो बाहर के लोग थे इनके अलावा, ठीक है, जैसे कि मनी लेंडर से या जो मिशनरीज आ रखी थी, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इन सबको उन्होंने डिक्कूज का नाम दिया था, ठीक है, और यूरोपियन, ठीक है। ही अर्ज्ड पीपल टू डिस्ट्रॉय रावणा यानी कि डिक्कूज एंड यूरोपियंस, और इस्टेब्लिश करें किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, उसकी लीडरशिप में जो है किंगडम को वो इस्टेब्लिश करें। ईयर 1900 में बिरसा की जो है डेथ हो गई, यानी कि बिरसा डाइड हो गई, बिरसा की डेथ हो गई
कॉलेरा की वजह से, और ये मूवमेंट जो था उसके बाद जो है ठंडा होता चला गया या जो है ख़त्म होता चला गया। यानी कि बिरसा मुंडा जो था, बिरसा मुंडा के जाने के बाद, इनकी डेथ के बाद मुंडास के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था वो पूरा का पूरा जो है मूवमेंट जो है ठंडा हो गया या ख़त्म हो गया। ये जो अपराइजिंग्स अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा शुरू किए गए थे, इनका इफेक्ट क्या पड़ा, अब जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अपराइजिंग। ब्रिटिश मेड द लॉज stricter so that moneylenders could not exploit the tribes by snatching away their lands। जब ये अपराइजिंग्स हुए, उन अपराइजिंग के बाद गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये फील किया कि ये जो मनी लेंडर्स हैं, इन्होंने जो है काफ़ी हद तक एक्सप्लॉयटेशन किया है और इसी वजह से ये जगह जगह पर रेबल या अपराइजिंग्स हुए हैं। तो ऐसे रेबल या अपराइजिंग दोबारा ना हो, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने लॉज को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया पहले के मुकाबले, जिससे कि जो मनी लेंडर्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें ट्राइबल ग्रुप्स का, क्योंकि वो ट्राइबल ग्रुप्स का वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे उनकी लैंड्स को उनसे स्नैच कर। ऐसा आगे ना हो, इसके लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, लॉज को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया पहले के मुकाबले, जिससे कि ये मनी लैंडर्स या जो आउटसाइडर्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके ट्राइबल पीपल्स का। इट शोड द पावर ऑफ ट्राइबल्स डैट दे कैन ऑल्सो फाइट फॉर देयर राइट्स एंड कुड बी हर्ड। और इस वजह से जो ट्राइबल पीपल्स हैं, इनकी पावर को लोगों ने उस समय महसूस किया, ब्रिटिशर्स ने भी महसूस किया, और ये मूवमेंट से या जो अपराइजिंग से, इसकी वजह से पावर ऑफ ट्राइबल्स को जो है फील किया गया, और ये भी महसूस किया गया कि जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं ये अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और इनको सुना जाना चाहिए। ठीक है, ये था पूरा पूरा चैप्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।